हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जेईई मेंस सिविल इंजीनियरिंग 2018 के क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, एक्सप्लेन स्लम टेस्ट एंड कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो चलिए बात करते हैं वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में। वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट को वर्केबल तब कहेंगे जब बिना सेग्रीगेशन के वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, प्लेस्ड हो सके, कंपैक्ट हो सके और फिनिश्ड हो सके। इसे हम वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन लिखते हैं। अ कंक्रीट इज सेड टू बी वर्केबल if it is easily transported, placed, compacted, and finished without any segregation. Finished without any segregation. अब हम डिस्कस करते हैं स्लम टेस्ट के बारे में। ठीक है, स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट को हम स्लम कोन टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्लम कोन की यूज़ की जाती है। स्लम कोन टेस्ट, स्लम टेस्ट का यूज़ हम क्या करते हैं? वर्कबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। यूज टू डिटरमाइन वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अब इसमें जो स्लम कोन का यूज़ करते हैं उसका डायमेंशन देख लें। ठीक है, स्लम कोन इसका बॉटम डाया जो होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है, टॉप डाया 10 सेंटीमीटर होता है और हाइट 30 सेंटीमीटर होती है। बॉटम डाया 20 सेंटीमीटर, टॉप डाया 10 सेंटीमीटर और हाइट 30 सेंटीमीटर होती है। कुछ इस तरह दिखते हैं स्लम कोन। ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 20 हो गया। इस तरह इंक्लाइंड होता है। ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया, ये बॉटम डाया 20 सेंटीमीटर हो गया, ये जो हाइट होती है ये 30 सेंटीमीटर हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर है। तो हम कंक्रीट का 3 लेयर लेते हैं और हर एक लेयर को 25 टाइम टेम्पर्ड करते हैं। 3 लेयर ऑफ कंक्रीट, each layer tempered for 25 times by a standard tamping rod.
425 टाइम बाई स्टैंडर्ड डैम्पिंग रन। अब डैम्पिंग रड का हम डायमेंशन के बारे में डिस्कस करें। इसकी जो डाया होती है वो 16 mm की होती है, 16 mm की डाया होती है इसकी, और हाइट जो होता है इसका 60 सेंटीमीटर होता है। तो स्लम कोन के टेस्ट के बाद हमें 3 तरह से रिजल्ट मिल सकते हैं। पहला रिजल्ट क्या मिल सकता है, ट्रू स्लम, सेकंड जो शेयर स्लम, और थर्ड जो होता है वो कोलैप्स होता है। ठीक है, ट्रू, शेयर एंड कोलैप्स। स्लम, शेयर एंड कोलैप्स। ये ट्रू स्लम होता है वो डिज़ायरेबल शेप प्रोवाइड करता है, इसलिए ये डिज़ायरेबल है। ठीक है, और शेयर एंड कोलैप्स अनडिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल शेप। ठीक है, और ये अनडिज़ायरेबल। ट्रू में क्या होता है कि डिज़ायरेबल शेप क्यों प्रोवाइड करता है, हम स्लम कोन को जैसे रिमूव करते हैं एक परफेक्ट शेप देता है कॉन्क्रीट। शेयर स्लम क्या करता है कि हम स्लम कोन को जैसे रिमूव करते हैं ए कॉन्क्रीट स्लाइड डाउन इंक्लाइंड प्लेन, स्लाइड डाउन इंक्लाइंड द प्लेन। और थर्ड जो होता है वो कोलैप्स करता है। हम जैसे ही स्लम कोन को रिमूव करते हैं पूरी कॉन्क्रीट कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है वेट बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, तो ये जो स्लम कोन टेस्ट है ये सूटेबल किसके लिए होता है, फॉर फील्ड एप्लीकेशन। फॉर फील्ड एप्लीकेशन and concrete of high and medium workability. हाई एंड मीडियम वर्कबिलिटी। अब हम डिस्कस करेंगे कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के बारे में। ठीक है, कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। ये टेस्ट हम लेबोरेटरी में करते हैं। इससे हम लोअर वर्कबिलिटी के कंक्रीट को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है, गिव फेयरली गुड रिजल्ट, गिव फेयरली गुड रिजल्ट फॉर कंक्रीट विथ लो वर्कबिलिटी। विथ लो वर्कबिलिटी। कंपैक्टिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट अपॉन वेट ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट। ठीक है, तो कंपैक्टिंग फैक्टर इज इक्वल टू weight of partially compacted concrete upon weight of fully compacted concrete। अब कुछ वैल्यू है सी एफ का, वो हम देखते हैं। सी एफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर और वर्कबिलिटी। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर अगर इसका वैल्यू 0.7 से 0.8 रहे तो हमारा वेरी लो वर्केबल होता है। 0.8 to 0.85, 0.85 to 0.95
एंड ग्रेटर देन 0.95। पहला जो होगा ये वेरी लो वर्केबल होगा, सेकेंड लो होगा, देन मीडियम होगा, देन हाई होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट? फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ऑफ कंक्रीट, फर्स्ट फैक्टर क्या है? सीमेंट कंटेंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में अगर सीमेंट कंटेंट बढ़ाएंगे तो हमारा स्ट्रेंथ कंक्रीट का बढ़ेगा। सीमेंट कंटेंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट, तो सीमेंट कंटेंट हम बढ़ाएंगे तो हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। देन हम डिस्कस करते हैं वाटर कंटेंट ऑफ कंक्रीट। सेकेंड है वाटर कंटेंट ऑफ कंक्रीट। हम वाटर कंटेंट अगर बढ़ाएंगे तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ रिड्यूस करेगा। वाटर कंटेंट ऑफ कंक्रीट। क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट। मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में क्या जनरली क्या मिला होता है? सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। सैंड हमारा फाइन एग्रीगेट हो गया और एग्रीगेट मतलब कोर्स एग्रीगेट के बारे में डिस्कस करें। सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। इसका प्रोपोर्शन जो होना चाहिए ना सही होना चाहिए ताकि हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा टर्म वो है साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट। इससे भी हमारा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का स्ट्रेंथ अफेक्ट होता है। और हमारा फाइनल फैक्टर है यूज़ ऑफ एडमिक्चर ऑफ कंक्रीट। एडमिक्चर ऑफ कंक्रीट, ठीक है। एडमिक्चर में हम बहुत सारी एडमिक्चर यूज़ कर सकते थे, रिटार्डर, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, एक्सेलेटर। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन है अ पेल्टोन व्हील हैज़ a mean bucket speed of 10 meter per second with a jet of water flowing at a rate of 700 liter per second. Under a head of 30 meter, the bucket deflects the jet through an angle 160 degree. Calculate the power given by water to runner and hydraulic efficiency of turbine. Assume coefficient of velocity as 0.98. तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्या क्या गिवन है? सबसे पहले ये पेल्टोन व्हील है। जिसका मीन बकेट स्पीड u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है। मीन बकेट स्पीड u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ फ्लो क्या है? 700 लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ फ्लो 700 लीटर पर सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड में से कन्वर्ट करते हैं तो 0.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। डिफ्लेक्शन एंगल क्या था? 160 डिग्री था, तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 20 डिग्री। हेड दिया हुआ है 30 मीटर। हेड इज इक्वल टू 30 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी अज्यूम करना है 0.98। वेलोसिटी अज्यूम करना है कितना? 0.98। सी वी इज इक्वल टू 0.98। ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? पावर निकालना है और सेकंड फाइंड करना है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी
हम जी अज्यूम कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे हम अज्यूम कर लेते हैं। ये हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारा यू है, ये भी हो गया एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ये VR1, V2 और VF2। 1 जो है वो इनलेट को डिनोट कर रहा है, और 2 जो है आउटलेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। 1 इनलेट एंड 2 आउटलेट। तो हम फाइंड करते हैं V1 इज इक्वल टू CV अंडर रूट 2GH। CV कोफिशिएंट वेलोसिटी अंडर रूट 2G इंटू हेड 198 अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू 30 इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा V1 क्या है, 24 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है VR1, ठीक है। तो VR1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल V1 है, यहाँ से V1 माइनस यू कर देंगे तो आ जाएगा 24 माइनस 10 इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा VR1 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि ना कोई शॉक हुआ होगा ना फ्रिक्शन लॉस हुआ होगा, ठीक है। अज्यूम नो शॉक एंड फ्रिक्शन लॉस, देन क्या होगा, VR1 इज इक्वल टू VR2। जो इनलेट पे वेलोसिटी होगी वो आउटलेट पे होगी, नो शॉक एंड फ्रिक्शन लॉस। VR1 इज इक्वल टू VR2 इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइंड करते हैं V ओमेगा 2 इज इक्वल टू VR2 कॉस थीटा माइनस यू। VR2 कॉस थीटा माइनस यू। तो VR2 हमारा क्या है, 14 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ से हम लिए, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू 20 है, कॉस 20 माइनस यू 10 हो गया। तो हमारा वैल्यू है 3.16 मीटर पर सेकेंड। अब हम फाइंड करते हैं वर्क डन पर सेकेंड। वर्क डन पर सेकेंड को ही हम पावर भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू डन पर सेकेंड इज इक्वल टू VR2 cos थीटा माइनस यू QU B ओमेगा 1 प्लस B ओमेगा 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1000 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 24 प्लस 3.16, ठीक है। तो हमारा वैल्यू आता है 190.12 किलो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। वर्क डन पर सेकेंड को हम क्या करते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। ये हमारा आउटपुट हो गया। हमें फाइंड करना है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अपॉन इनपुट इंटू 100। अब हमें फाइंड करनी है इनपुट। तो इनपुट फाइंड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, ये हमारा इनपुट हो गया, यही पर सेकेंड, ये हमारा इनपुट हो गया, इज इक्वल टू हाफ QV स्क्वायर। QV स्क्वायर तो क्या होगा, हाफ इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.7 इंटू 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 201.6 किलो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इनपुट फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। तो आउटपुट क्या हो गया,
190.12 इनपुट हो गया 201.6 इंटू 100। हमारा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आता है 94.3%। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी टिम्बर। तो गुड क्वालिटी टिम्बर का कैरेक्टर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी टिम्बर। गुड क्वालिटी टिम्बर। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है इसका गुड क्वालिटी होने का। गुड टिम्बर शुड बी फ्री फ्रॉम सीरियस डिफेक्ट सच एज knots, sags, etc. Good timber should be free from serious defect. कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। कोई डिफेक्ट होने से हमारा टिम्बर का स्ट्रेंथ रिड्यूस कर जाता है। डिफेक्ट सच एज नोट्स, शैक्स, etc. ठीक है, फ्री फ्रॉम सीरियस डिफेक्ट। नेक्स्ट क्या है कैरेक्टर गुड टिम्बर शुड बी टिम्बर शुड बी हार्ड। ठीक है, थर्ड क्या है गुड टिम्बर शुड बी capable of retaining its shape during seasoning। सीजनिंग में क्या करते हैं मॉइस्चर को रिमूव करते हैं ड्यूरिंग सीजनिंग। फोर्थ क्या है नेक्स्ट क्या है गुड टिम्बर शुड बी sufficiently strong for working as a structure member। structure member such as joist, beam, rafter। ठीक है, इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि इसकी लोड बेयर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है गुड टिम्बर शुड बी गुड टिम्बर शुड बी टफ। टफ का क्या मतलब दैट इज कैपेबल ऑफ ऑफरिंग रेसिस्टेंस टू शॉक ड्यू टू वाइब्रेशन। ऑफरिंग resistance to shock due to vibration। shock due to vibration। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है गुड क्वालिटी का गुड टिम्बर शुड बी एबल टू stand reasonably the weathering effect। stand reasonably
द वेदरिंग इफेक्ट। ये कैरेक्टरिस्टिक गुड क्वालिटी टिम्बर को फिनिश हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।